Hello future nursing officer, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Academy. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैंने पूरा इसको कवर करने की कोशिश की है, तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है ना, इसको अपन इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। स्टेनोसिस है जो अबनॉर्मल नेरोविंग, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल नेरोविंग हो जाना। पाइलोरस द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरस का एक लोअर पार्ट जो होता है स्टोमक का, जो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ए नेरोइंग ऑफ द पाइलोरस, क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, नेरोइंग हो जाना पाइलोरस का। पाइलोरस क्या होता है, जो लोअर पार्ट जो होता है ना स्टोमक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। दिस नेरोइंग ऑफ द पाइलोरिक चैनल प्रिवेंट फूड फ्रॉम एम्प्टिंग आउट ऑफ द स्टोमक, यानी यह नेरोइंग हो जाएगा अगर पाइलोरिक चैनल, यानी जो पाइलोरस जो पार्ट जो होता है ना स्टोमक का, अगर वो नेरो हो जाएगा तो फूड एम्प्टी नहीं हो पाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडोनम के अंदर नहीं जा पाएंगे और स्टोमक के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे फूड, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन देखें तो इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज थिकनेस ऑफ सर्कुलर मसल और हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द पाइलोरस रीजन ऑफ द स्टोमक, यानी जो सर्कुलर मसल जो होती है स्टोमक की, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाना, उसकी जो थिकनेस है उसका इंक्रीज हो जाना, यही पाइलोरिक स्टेनोसिस है। जो स्टोमक होता है उसके अंदर 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा, और जो मस्कुलर लेयर होती है स्टोमक की वो भी 3 लेयर से बनी होती है, इनर, मिडल और आउटर। तो जो इनर लेयर होती है वो ओब्लिक होती है, मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो जो सर्कुलर लेयर होती है स्टोमक की, उसकी थिकनेस का इंक्रीज हो जाना, उसकी साइज का बढ़ जाना, उसका हाइपरट्रोफी हो जाना, यही पाइलोरिक स्टेनोसिस है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो इनलार्ज पाइलोरस है उसको देख सकते हैं, ये अगर इनलार्ज हो जाएगा, ये अगर जो इसकी थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये नॉर्मल है, यहाँ से जो जो फूड पार्टिकल है यहाँ से मूव कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडोनम में चले जाएंगे। लेकिन अगर जो ये पाइलोरस जो रीजन है, अगर इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो यहाँ से जो फूड पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव नहीं हो पाएंगे और लीड करेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन डिसऑर्डर भी होते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ में। तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मेनली गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है फ्रेंड 45+X, यानी जो एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना वो मिसिंग होता है, एब्सेंट होता है और मेनली गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसोफेजियल एट्रेशिया। नेक्स्ट है ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 क्या होती है, एडवर्ड सिंड्रोम होती है। नेक्स्ट है रीनल अनोमली, रीनल अनोमली के साथ भी ये एसोसिएटेड होता है। और नेक्स्ट है ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टुला, फिस्टुला क्या होता है, एक अबनॉर्मल कलेक्शन हो जाना दो होलो ऑर्गन के बीच में या ब्लड वेजल्स के बीच में, या जो 2 ऑर्गन के बीच में जो एक अबनॉर्मल ओपनिंग जो होती है, जो कनेक्शन होता है, वो फिस्टुला होता है। जबकि एट्रेशिया क्या होता है कि ब्लाइंड हो जाना किसी पार्ट का, किसी ओपनिंग का। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या होते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के। तो इंसिडेंस देखें तो 3 से 5 केसेस में देखने को मिलता है 1000 लाइव बर्थ के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि 3 से 5 केसेस में दिखेगा 1000 लाइव बर्थ पे। मेल एंड फीमेल रेशियो कितना होता है, 4:1, यानी 4:1 होता है मेल और फीमेल की तुलना में, यानी अपन कह सकते हैं कि मेल में 4 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा फीमेल की तुलना में। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क फॉर फर्स्ट बोर्न बॉय, यानी जो फर्स्ट बोर्न बॉय जो होता है ना उसके अंदर इसके जो चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसके अंदर जो इसका रिस्क जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखने का फ्रेंड, जो एसोसिएशन जो सिंड्रोम होते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के, वो क्या क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, इसोफेजियल एट्रेशिया, ट्राइसोमी 18, रीनल एनोमली और ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। जबकि इसका इंसिडेंस जो होता है ना वो 3 से 5 केसेस में देखने को मिलता है 1000 लाइव बर्थ पे, और मेल फीमेल रेशियो कितना होता है इसका, कितना होता है 4:1।
नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर एंड कोजेज। रिस्क फैक्टर एंड कोजेज क्या है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के? तो फर्स्ट है इडियोपैथिक या अननोन, यानी जो एग्जैक्ट कोज है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का वो फ्रेंड इडियोपैथिक है, अननोन है, वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरी दी गई है सजेस्ट करने के लिए कि कौन कौन से कोज जो इसको लीड कर सकते हैं, कौन कौन से कोजेज होते हैं जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके साथ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्फेंट विथ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली में पहले से ही पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के, तो उस बच्चे में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मोर कॉमन इन बेबी ब्लड ग्रुप ओ एंड बी, यानी वो बेबी जिनका ब्लड ग्रुप ओ एंड बी होता है उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर स्मोक करती है तो ये जो स्मोकिंग है वो भी बढ़ा देती है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन को। नेक्स्ट है बेबीज बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन, यानी सिजेरियन सेक्शन LSCS के जरिए जिन बच्चों का बर्थ होता है उनमें भी चांसेस होते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के। नेक्स्ट है प्रीटर्म बर्थ, प्रीटर्म बर्थ में भी चांसेस रहते हैं फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड जो मदर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है या जो बच्चे सीजेरियन सेक्शन के जरिए हुए होते हैं या जो प्रीटर्म बर्थ होते हैं, इनमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलती है और इनमें फीडिंग जो होती है वो अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पाती है। तो इनका जो एग्जैक्ट कोज है कि ये क्यों लीड करते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को वो अननोन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी में सजेस्ट किया गया है कि स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जो बेबी सीजेरियन सेक्शन के जरिए होते हैं या प्रीटर्म जो बर्थ बेबी होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अर्ली एक्सपोजर टू ओरल इरिथ्रोमाइसिन इन यंग इन्फेंट, यानी जो यंग इन्फेंट होते हैं जो अर्ली लाइफ में अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं ओरली इरिथ्रोमाइसिन, या जो प्रेग्नेंट वुमेन जो अपनी लेट प्रेगनेंसी के अंदर इरिथ्रोमाइसिन को लेती है तो ये भी लीड करती है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को। वैसे तो जो इरिथ्रोमाइसिन क्यों लीड करती है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का इसका एग्जैक्ट कोज नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी में सजेस्ट किया कि जो इरिथ्रोमाइसिन जो होती ना वो जो मोटिलिन रिसेप्टर होते हैं GIT ट्रैक के उनको एक्टिवेट करती है, उनके साथ इंटरेक्ट करती है और अगर उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगी तो जो गैस्ट्रिक की जो मोटिलिटी है वो इसको बढ़ा देगी, पाइलोरिक बल्ब का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगी और लीड करेगी हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को। नेक्स्ट अपन और जो मोटिलिन रिसेप्टर होते हैं वो GIT ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी वो जो गट की जो स्मूथ मसल होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पे सजेस्ट किया गया है कि जो इरिथ्रोमाइसिन जो होती है ना जो अर्ली एज में अगर ओरली ली जाती है तो वो भी लीड करती है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के ऊपर। इसका जो एग्जैक्ट कोज की ये क्यों लीड करती है ये कहीं पे शो नहीं हुआ है, कुछ थ्योरी में सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है बोटल फीडिंग इन्फेंट, जो बोटल फीडिंग इन्फेंट होता है उसके अंदर भी हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन को देखने को मिलती है, क्योंकि बोटल फीडिंग जो होता है वो एक फॉर्मूला फीडिंग होती है तो उसके अंदर जो केसिन जो कंटेन होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वो जो है ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, स्टोमक के अंदर ज़्यादा पीरियड तक वो रिटेन रहता है और उस कारण से जो स्टोमक जो होता है वो पाइलोरिक रीजन पे उसका प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण जो पाइलोरिक रीजन की जो मसल होती है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बोटल फीडिंग इन्फेंट जो होता है ना उसके अंदर भी पाइलोरिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इन एडल्ट, जिसके अंदर ये क्यों होती है ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर इन पाइलोरिक रीजन, यानी कुछ एडल्ट में अगर ये देखने को मिलती है तो अगर उनके अंदर हिस्ट्री होती है पेप्टिक अल्सर की पाइलोरिक रीजन के अंदर तो उनके अंदर भी ये देखने को मिलती है। तो ये उनके कुछ रिस्क फैक्टर ऑफ कोज है फ्रेंड, होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से बनते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला टॉपिक में, और जो इम्पोर्टेंट है वो 3P साइन है। 3P साइन क्या होता है? फर्स्ट है पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, यानी जो विजिबल होते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। उसके बाद में देखते हैं पेल्पेबल ओलाइव शेप मास, यानी एक पेल्पेबल ओलाइव शेप मास देखते हैं जिसकी साइज कितनी होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है और ये पेल्पेबल होता है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नॉन बिलियस
30 to 60 मिनट आफ्टर फीडिंग, यानी फीडिंग कराने के 30 से 60 मिनट के बाद में नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। जो वोमिटिंग होती है वो 2 टाइप की होती है फ्रेंड, बिलियस और नॉन बिलियस। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से कलर की वोमिटिंग आ रही है। अगर वोमिटिंग के अंदर जो वोमिटिंग का जो कलर है वो येलो कलर का है तो वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर बाइल प्रेजेंट है और उसको बिलियस वोमिटिंग के नाम से जानते हैं। यानी वो बिलो द स्टोमक के कंटेंट से आ रही है, यानी वो इंटेस्टाइन से आ रही है, एम्पुला ऑफ वेटर से। लेकिन अगर वो नॉन बिलियस है तो उसमें ये इसका कलर जो है वो येलो नहीं होएगा और उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट के पार्ट होंगे। यानी नॉन बिलियस का मतलब होता है कि उसमें बाइल नहीं है, उसका कलर येलो नहीं होता है, तो वो वोमिटिंग कौन सी होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहाँ देखने को मिलती है। आपको ऑप्शन में या तो पाइलोरिक स्टेनोसिस मिलेगा या फिर इंक्रीज आईसीपी या हेड इंजरी का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड याद रखना, जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ साथ इंक्रीज आईसीपी या हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस कंडीशन में देखने को मिलती है। आपको ऑप्शन में पाइलोरिक स्टेनोसिस मिलेगा। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको इंक्रीज आईसीपी या हेड इंजरी दोनों में से कोई एक चीज़ ऑप्शन में मिलेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जैसा आप इमेज में देखते हैं ये बहुत ही फोर्सफुली जरिए से हो जाती है फ्रेंड, इसीलिए इसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज ए टाइप ऑफ सीवियर वोमिटिंग इन विच स्टोमक कंटेंट कैन बी फोर्सफुली प्रोपेल सेवरल फीट अवे फ्रॉम द बेबी। यानी जो बेबी है जिससे जो वोमिटिंग की जाती है वो सेवरल फीट अवे, कम से कम 3 से 4 फीट अवे जाके वो वोमिटिंग निकलती है। क्योंकि जो पार्ट है, जो फूड के पार्टिकल्स है वो स्टोमक में रिटेन, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत सारा फूड कलेक्ट हो जाएगा स्टोमक में, तो ये फोर्सफुली बच्चा इनको बाहर निकालेगा वोमिटिंग के जरिए, तो जो उसी को अपन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहती है। और ये कुछ फीट अवे यानी 3 से 4 फीट अवे दूर जाके गिरेगी, इसी को ही अपन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर जो साइन एंड सिम्टम वो देखते हो, परसिस्टेंट हंगर, यानी बच्चे को जैसे ही फीडिंग कराएंगे उसके बाद में उसमें 30 to 60 मिनट बाद में उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो उसको बार बार वोमिटिंग होएगी, जिस कारण से बच्चा जो है वो कंटिन्यू उसको भूख लगती रहेगी, वो हंगर ही रहेगा, और वोमिटिंग के कारण ही उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। और वोमिटिंग में H+ का लॉस होएगा, पोटेशियम का लॉस होएगा, तो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। और उसके साथ ही मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा वोमिटिंग के कारण। और जो स्टूल है वो उसका जो अमाउंट है वो लेस हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब बच्चा खाएगा ही नहीं तो स्टूल भी नहीं पास हो पाएगा। नेक्स्ट उसका वेट लॉस हो जाएगा, उसमें फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, यानी अपन किस बेसिस पे डायग्नोसिस करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो सबसे पहले यूएसजी करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी के जरिए डायग्नोसिस करेंगे तो जो नॉर्मल जो पाइलोरिक मसल की जो थिकनेस होती है वो 2 mm से कम होती है। लेकिन हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन के अंदर जो पाइलोरिक मसल की जो थिकनेस होती है वो 3 से 4 mm से ज़्यादा हो जाती है। अपन ने देखा है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो पाइलोरिक की जो मसल होती है, जो पाइलोरिक जो रीजन होता है वहाँ पे उसकी मसल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और 3 से 4 mm से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में। तो ये चीज़ अपने को सोनोग्राफी में देखने को मिलेगी। साथ ही जो नॉर्मल लेंथ जो होती है पाइलोरिक कैनाल की वो 10 mm यानी 10 mm से कम होती है। लेकिन हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में ये जो कैनाल की जो लेंथ जो होती है वो 15 से 18 mm से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यूएसजी में देखने को मिलेगी, और इसी के बेस पे उसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेरियम एक्सरे या बेरियम स्वेलो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ स्मॉल अमाउंट का जो लिक्विड बेरियम जो होता है ना वो इंजेक्टेड किया जाता है, उसके बाद में वो ओरली दिया जाएगा बच्चे को, बेबी को। उसके बाद में उसका एक्सरे लिया जाएगा, एक स्पेशल टाइप वाला एक्सरे किया जाएगा, और एक्सरे में देखा जाएगा जो पाइलोरिक एरिया जो होता है स्टोमक का कि वो कहीं नेरो तो नहीं है या ब्लॉकेज तो नहीं। क्योंकि जो
बेरियम बच्चों को दिया जाएगा। अगर वो स्टोमक में ही है, वहाँ से वो पाइलोरिक रीजन से आगे अगर वो जा नहीं पा रहा है, यानी वो इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो रखा है, तो वो इस चीज़ को सजेस्ट करेगा कि बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है। लेकिन अगर वो वहाँ से पास हो जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा, तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस नहीं है। लेकिन अगर वो वहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेरो हो रखा होगा पाइलोरिक रीजन, तो वो इंडिकेट करेगा कि बच्चे को पाइलोरिक रीजन है। नेक्स्ट अपन कुछ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले आईवी एट्रोपिन। आईवी एट्रोपिन क्या करती है, जो फ्रेंड एट्रोपिन ड्रग जो होती है ना, वो जो मस्कुलर का जो स्पाज्म होता है उसको रिड्यूस करने का इसका काम होता है। तो एट्रोपिन भी दी जाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में। तो अगर आईवी रूट से दी जाएगी तो जो इसकी इनिशियली डोज होगी वो 0.04 टू 0.225 mg पर kg पर डे दी जाएगी, और इनिशियली 1 to 10 डे यानी 1 से 10 दिन के अंदर आईवी एट्रोपिन दी जाएगी। उसके बाद में आईवी एट्रोपिन के बाद में उसको ओरल एट्रोपिन थेरेपी पे लेके आएंगे। तो जो ओरल एट्रोपिन की जो डोज होती है वो 0.08 से 0.45 mg पर kg पर दी जाएगी, और ये आईवी थेरेपी कंटिन्यू रहेगी 3 वीक से 4 मंथ तक एज पर डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद में मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले क्योंकि उसके अंदर वॉमिटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट होएगा हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे के अंदर वो होगा कि उसके अंदर करेक्शन करना फ्लूइड की डेफिशिएट को, या उसका जो हाइड्रेशन जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। तो आप याद रखने का कि सर्जरी से पहले जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में, उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना है उसके। और सर्जरी जो है वो ओनली टेक प्लेस व्हेन डिहाइड्रेशन करेक्टेड, यानी जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन करेक्ट हो जाएगी उसके बाद में ही सर्जरी की जाएगी डॉक्टर के जरिए। नेक्स्ट सर्जरी कौन कौन सी की जाती है, तो जो सर्जरी की जाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन के अंदर वो क्या की जाती है, पाइलोरोमियोटोमी। पाइलोरोमियोटोमी, उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक पाइलोरोमियोटोमी। नेक्स्ट है डबल वाई पाइलोरोमियोटोमी, जिसे एलियट पाइलोरोमियोटोमी के नाम से भी जानते हैं। जो पाइलोरोमियोटोमी जो होती है वो क्लासिकल सर्जरी है, ओल्ड सर्जरी है, लेकिन जो पाइलोरोमियोटोमी इसके अंदर ट्रांसवर्स इंसिजन लगाया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो अब्डोमिनल स्कार जो बनने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में पेन देखने को मिलता है और इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। पाइलोरोमियोटोमी क्या होती है, कन्वेंशनल ओपन प्रोसीजर है। कन्वेंशनल ओपन प्रोसीजर है अ सर्जिकल प्रोसीजर called pyloramyotomy, also known as Fredette-Ramstead operation. It is the treatment of choice. इसे Fredette-Ramstead operation के नाम से क्यों जाते हैं, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट था, जो एक डॉक्टर था, जो एक वैज्ञानिक था साइंटिस्ट Fredette-Ramstead ने, उसी ने इस ऑपरेशन को डिक्लेयर किया था, इसीलिए इसे उसी के नाम से जाना जाता है। पाइलोरोमियोटोमी फ्रेडेट रेमस्टेड क्या होता है फ्रेंड, एक डिवीजन ऑफ पाइलोरिक मसल फाइबर, यानी जो पाइलोरिक मसल होता है उसके अंदर एक डिवीजन किया जाता है, यानी इंसिजन लगाया जाता है विदाउट ओपनिंग ऑफ बाउल लूमन, यानी बाउल लूमन पे बिना उसको ओपन किए जो पाइलोरिक मसल है उसी पे इंसिजन लगाया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, डन वाया राइट अपर क्वाड्रेंट इंसिजन और लेप्रोस्कोपली। तो ये पाइलोरोटोमी है फ्रेंड, क्लासिकल सर्जरी है। हाइपरट्रोफिक पाइलोरोस्टेनोसिस को कन्वेंशनली ओपन प्रोसीजर है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक पाइलोरोमायोटोमी होती है उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, उसमें जो अब्डोमिनल स्कार है वो कम देखने को मिलता है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन कम देखने को मिलता है, लेस हॉस्पिटल स्टे होता है, मिनिमम पेन होता है, और जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है, और ना ही बिग टिश्यू मतलब जो इसका जो इंसिजन लगाया जाता है वो भी ज़्यादा लार्ज नहीं लगाया जाता है। तो ये जो है इसके बाद में डिक्लेयर हुई थी और इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो डबल वाई पाइलोरोमायोटोमी, जिसे एलियट पाइलोरोमायोटोमी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड, ये इसमें क्या होता है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव जो वोमिटिंग जो होती है ना वो लेस होती है, और साथ ही बच्चे का वेट गेन भी होता है, इसलिए ड्यूरिंग द फर्स्ट डे। तो ये वाली भी सर्जरी है हाइपरट्रोफिक पाइलोरोस्टेनोसिस की। तो ये तीनों सर्जरी है, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या क्या किए जाएंगे हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, यानी सर्जरी से पहले क्या क्या किए जाएंगे। मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस बाय आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड एसिड बेस बैलेंस, यानी उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, तो उसमें हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है, आईवी फ्लूइड के जरिए इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हुआ है उसे रिप्लेस करना है, एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करना है। उसके साथ ही पेशेंट को अनप्योर रखना है, नथिंग बाई ओरल, यानी अनप्योर रखना है बिफोर सर्जरी। गैस्ट्रिक लेवाज शुड बी डन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन, उससे गैस्ट्रिक लेवाज करना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से गैस्ट्रिक लेवाज क्यों करेंगे फ्रेंड, क्योंकि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो उसमें जो होता है वो नेट वॉल्यूम बनी रहती है, ना तो वो कुछ अंदर रिटेन होएगा और ना ही अंदर से कुछ वो गेन करेगा, यानी वो मेंटेन करेगा इक्विलिटी को, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट है एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए एनजी ट्यूब को प्लेसमेंट करेंगे ताकि अगर कोई गैस वगैरह बनी हुई हो तो उसको डिकम्प्रेस किया जा सके। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखें तो याद रखना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। पेशेंट में डायरिया वोमिटिंग देखने को मिल रही है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर आयो चार्ट मेंटेन करना है। साथ ही जब तक चाइल्ड अनपीओ है तब तक उसे आईवी फ्लूइड देना है एज पर डॉक्टर ऑर्डर। और नेक्स्ट उसके जो बाउल साउंड है वो चेक करते रहने हैं आफ्टर सर्जरी के बाद में। और जो ओरल फीडिंग है वो कब देनी है, बाउल साउंड रिटर्न होने के बाद में। नॉर्मली बाउल साउंड कब तक रिटर्न हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी, 18 to 24 आवर आफ्टर सर्जरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट है एजुकेट करना है पेरेंट्स को अबाउट जो साइन जो होते हैं इन्फेक्शन के, जैसे रेडनेस स्वेलिंग या ड्रेनेज तो नहीं है सर्जरी साइट पे, तो वहाँ पे पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि वो साइट को मॉनिटर करते रहें। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।